Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of EduXage Education. So today we are going to discuss the PGT हिंदी पेपर जो पेपर 1 था उसका अभी 2 दिन पहले जो पेपर हुआ है। तो एक बार उसके पेपर 1 में जो जीके वाला सेक्शन था उसको हम देखेंगे, जिसमें हिमाचल जीके वाला पोर्शन और जो करंट अफेयर स्पेसिफिकली पूछे गए थे, तो क्या क्या उनके पॉसिबल आंसर हो सकते थे उस पर एक बार बात कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो एक बार चारों स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट इज कि फॉर एम्परर जहांगीर कांगड़ा कैंपेन एंड हिज ओन ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी इज एन इंपॉर्टेंट कंटेम्पररी सोर्स। की जो कांगड़ा कैंपेन था जहांगीर का, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसके लिए जो तुजू के जहांगीरी जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीर की, उसमें उसका मेंशन मिलता है। तो पहली स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें कि द सीज एंड द कनकेस्ट ऑफ द फोर्ट ऑफ नगरकोट बाय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इज फाउंड mentioned in a large number of contemporary and later Persian sources। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें, a detailed description of the Kangra fort is not available in the शश फतेह कांगड़ा। और चौथा अगर हम देखें कि for nearly 200 years after the subjugation by Akbar the hill chiefs remained the tributary of Mughal rulers। ठीक है। तो अगर इसमें अगर जो थोड़ा सा लेस अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट यहाँ पे लग रही है तो वो स्टेटमेंट सी लग रही है, बिकॉज इसका कहीं पे भी मेंशन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हिमाचल की शश फतेह में जो है मेंशन नहीं मिलता है कांगड़ा प्रिंसली कांगड़ा फोर्ट का। और उसके अलावा जैसे फिरोज शाह तुगलक का जो कांगड़ा का नगरकोट का कनकेस्ट था, इसमें ये सीज एंड कनकेस्ट लिखा हुआ है ऑफ द फोर्ट ऑफ नगरकोट, ये तो मेंशनड है पर्शियन सोर्सेज में। उसके अलावा जो अकबर के समय से जो हिल चीफ्स थे, ठीक है, फॉर दे रिमेन्ड अंडर द मुगल सॉवरेनिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट लग रही है। एकमात्र स्टेटमेंट जो सही नहीं लग रही है इसमें, दैट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कांगड़ा फोर्ट इज नॉट अवेलेबल इन द शश फतेह कांगड़ा। तो इट इज ऑब्वियसली दिस शुड बी द आंसर, दैट इज स्टेटमेंट सी। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर आस्क्ड अपॉन द टू लिस्ट्स हैव बीन गिवन हियर, और बोला गया है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है। तो लिस्ट जो है वो है अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, और उनका टेन्योर की कौन सा चीफ जस्टिस कब से कब तक था। तो 4 चीफ जस्टिस यहाँ पे गिवन है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन बी देखें इसका, लीला सेठ जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के साथ साथ भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। तो लीला सेठ की अगर बात करें तो लीला सेठ जो है अगस्त 1991 से लेकर अक्टूबर 1992 के बीच में जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट नाम भी है, इसको हम पढ़ते भी हैं, तो इनका टेन्योर ऑब्वियसली हमने पढ़ा होता है। तो इसी स्टेटमेंट से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। बी का जो थर्ड आंसर है, तो बी का थर्ड आंसर एक ही स्टेटमेंट में गिवन है, दैट इज बी का थर्ड आंसर एक ही स्टेटमेंट में गिवन है, दैट इज ए। सो जो आपका ए ऑप्शन होना था, सॉरी ए की ऑप्शन में गिवन है, दैट इज ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन जो होना था आपका उसके अकॉर्डिंग जो वी के मल्होत्रा है, तो वी के मल्होत्रा जो है 15 जनवरी 1991 से लेके 4 अगस्त 1991 तक जो है चीफ जस्टिस थे। लीला सेठ की अगर बात करें तो ये अगस्त 1991 से अक्टूबर 1992 के बीच में चीफ जस्टिस थी हिमाचल हाई कोर्ट की। अगर बात करें जस्टिस भवानी सिंह की, तो ये 20 अक्टूबर 1992 से लेके 22 जुलाई 1993 तक चीफ जस्टिस थे। और एकमात्र ऑप्शन जो बच गया फिर, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। तो जो एस के सेठ थे वो 1993 जुलाई से लेके 23 जुलाई से लेके 28 जुलाई 1993 तक जो है चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन ए होना था इसका, वो इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what is the total percentage of flora species which are endemic to Himachal Pradesh and characteristic of the western Himalayan flora, की कितने परसेंट स्पीशीज जो हैं वो एंडेमिक है हिमाचल प्रदेश की, स्पेसिफिकली हिमाचल में पाई जाती है, एंडेमिक स्पीशीज है यहाँ की, और जो है वेस्टर्न हिमालय फ्लोरा का वो पार्ट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, दैट इज 83%, 88%, 99% एंड 95%। अब देखिए इसमें एक चीज है, ये है लगभग मोर देन 95%, लेकिन मोर देन 95%। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 95% होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मोर देन 95% ना हो, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है हमारे उसमें मोर देन 95% जो है वो लिखा हुआ है।
तो मोर देन 95% तो फिर की ऑप्शन है, 99% बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो 95% जो है इसका वो लगभग सही आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सेंसिटिव एंड एज पर द सिस्मिक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया कंटेन्ड इन जो इंडियन स्टैंडर्ड IS 1893 टू 1984 फोर्थ रिवीजन हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि जो सिस्मिसिटी के हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश है वो इनमें से कौन से जोन में आता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो उसमें से जो ऑप्शन ए है आपका कि जोन 5 एंड जोन 4, ठीक है, जो कि वल्नरेबल जोन होते हैं, तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश फॉल करता है सिस्मिसिटी के मामले में। तो ये ए ऑप्शन जो है इसका, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ड्यूरिंग 1952 टू 1956 द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड एज मेनी एज 55 लेजिस्लेटिव मेजर्स कवरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्रेसिव लॉज। ठीक है, तो 1952 से 56 के बीच में 55 से ज्यादा लेजिस्लेटिव मेजर्स जो है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किए, व्हिच वाज द लेस प्रोग्रेसिव लॉ एमिंग एट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटर एरिया। तो इस क्वेश्चन में देखिए 4 लॉज आपको बेसिकली क्वेश्चन था क्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये जो 4 लॉज पास किए गए हैं, इसमें पूछा हुआ है कि ये इनमें से लेस प्रोग्रेसिव कौन सा है। तो ये अब क्वेश्चन, तो अब ये डिपेंड करता है कमीशन की डिस्क्रिप्शन पे कि क्या क्वेश्चन इसका देंगे। अभी चारों लॉज वैसे इंपॉर्टेंट थे। डेट रिडक्शन एक्ट जो है दैट वाज इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज बिल जो था ऑफिशियल लैंग्वेज बिल हिमाचल, तो 1952 का। एक्स कम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 1955 और जो बिग लैंडेड एबोलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स, ठीक है, जिसमें जो सीलिंग लिमिट लगा दी थी, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे जमीन लेके, जो लैंड रिफॉर्म 1953 में करे गए थे, तो उससे रिलेटेड ये एक्ट था। तो अब नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द आंसर दैट विल बी गिवन बाय द कमीशन। तो इसका आंसर मैं अभी कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगा, तो इसके लिए हमें शायद वेट करना चाहिए कमीशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, सो क्वेश्चन नंबर 6 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, जिसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। तो 4 स्टेटमेंट्स को एक बार देख लें। तो स्टेटमेंट ए इज द माउंटेन्स ऑफ कैलाश एंड खासकर अपोजिट चीनी विलेज हैव अ सैक्रेड कैरेक्टर। ठीक है, कैलाश इज बिलीव्ड टू बी पीपल्ड बाय दीज सोल्स ऑफ डेड, द खासकर इज द अबॉर्ड ऑफ शिव। तो कैलाश और खासकर जो माउंटेन्स हैं किन्नौर में, वहां की बात की गई है। तो दे आर बिलीव टू बी सैक्रेड टू लॉर्ड शिवा। तो ऑब्वियसली ये तो सही बात है। अगर बी स्टेटमेंट देखें तो श्रीखंड 18,626 फीट इसकी हाइट लिखी है इन द 15 परगना has a gold image of Shiva on its summit to which devotion is paid during a cup of charas in front of it। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी हुई है कि जो श्रीखंड है वहां पे एक गोल्ड इमेज है लॉर्ड शिवा की। तो अगर इस पे देखें तो गोल्ड इमेज तो वहां पे नहीं है, दैट इज अ स्टोन, बिग स्टोन आइडल आप उसको कह सकते हैं। तो पत्थर का जो है वो श्रीखंड महादेव में जो मूर्ति कह लें उसको, ठीक है, या जो पत्थर कह लें, विच इज कंसिडर्ड सैक्रेड। तो यहाँ पे गोल्ड इमेज की बात की है, तो गोल्ड इमेज इज ऑब्वियसली नॉट देयर। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया। एक ही स्टेटमेंट पूछी थी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका, तो दैट विल बी द राइट आंसर। इट इज नॉट अ गोल्ड इमेज, इसको आप स्टोन इमेज कह सकते हैं। इट इज अ स्टोन इमेज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो ड्यूरिंग विच मुगल रूलर रेन कांगड़ा वी नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम एन एवोल्यूशन ऑफ अ न्यू कल्चरल फिनोमेना इट इज द ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर मिंगल्ड विद द फाइनरी ऑफ पर्शियन कोर्ट लाइफ। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि जो बेसिकली अगर इसको सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन को समझे तो कि जो कांगड़ा जो रूलर्स थे, ठीक है, तो इनमें से किस मुगल रूलर के टाइम पे जो मुगल कल्चर था उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो कांगड़ा में पड़ा। बेसिकली जो पर्शियन कोर्ट था उसका जो है इंपैक्ट उस पर देखा गया, जो रूलर्स थे कांगड़ा में या जो लाइफ थी कांगड़ा में उस पर। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, बाबर जो है पहला जो मुगल एम्परर था 1526 से 1530। ठीक है, ही हैज रूल्ड फॉर द 4 years, जिसमें भी उसको रूल करने का मौका तो मिला ही नहीं। ही वाज नॉट एबल टू एडमिनिस्टर हिज टेरिटरी। ही वाज कंप्लीटली बिजी इन द battles from 1926 to he was fighting a battle in 27, 28, 29, ultimately 1930 में he died। 1930 में हुमायूं राजा बनता है। तो इन रिलेशन टू हुमायूं जो मुगल हेड रिलेशंस हम पढ़ते हैं हिमाचल में, हिमाचल की हिस्ट्री में, तो उसमें भी हुमायूं के टाइम का कुछ खास मेंशन मिलता नहीं है वहां पे।
ही हैज नॉट पेड सच ग्रेट अटेंशन टू द हिल्स, और स्पेसिफिकली कांगड़ा की अगर बात करें, शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के टाइम पे भी ऐसा कोई खास अकाउंट है नहीं कि सम स्पेशल अटेंशन वाज पेड बाय शाहजहां टुवर्ड्स द हिल स्टेट्स। अकबर की अगर बात करें तो अकबर के बारे में बहुत सारा जो है मटेरियल हमारे पास मिलता है, जो हिस्टोरिकल जो इसका जो हिस्ट्री में जो इसका अकबर का रेन रहा है, तो कांगड़ा के अकबर के टाइम पे कांगड़ा के रूलर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे, तो उसको हमने काफी इलेबोरेटली दूसरी वीडियोस भी हमारी जो है उसमें हमने डिस्कस किया है। तो अकबर के टाइम पे ऑब्वियसली बिल्कुल अकबर जो है, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चार ऑप्शन में से होना चाहिए था, तो अकबर होना चाहिए था। अकबर के टाइम पे जो मुगल कोर्ट था या जो पर्शियन लाइफस्टाइल था, उसका जो इम्पैक्ट था एक वो कांगड़ा में देखने को मिला था। ठीक है, या जो कल्चर था या जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर था, वो जो है पर्शियन कल्चर के साथ जो है वो जो इट मिंगल्ड विद द पर्शियन कल्चर, तो इट वाज ओनली ड्यूरिंग अकबर इन कांगड़ा। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताई गई है कि कौन सी है, पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 इज इन हिमाचल प्रदेश अबाउट 60% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया इज रेनफॉल, तो रेन फेड आएगा यहाँ पे। तो रेन फेड एरिया जो है 80% है, 60% नहीं है। पहली बात तो 60% गलत लिखा हुआ है कि रेन फेड एग्रीकल्चर जो है, तो 80% ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट इज रेन फेड, तो ये जो है 60% ही गलत हो जाता है। दूसरी अगर बात करें कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोड बाय चंबा, कांगड़ा एंड मंडी, गलत, सिरमौर नहीं है। हाईएस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांगड़ा में होता है। कांगड़ा में ही धर्मशाला जो जगह है, धर्मशाला इज द रेनिएस्ट प्लेस इन हिमाचल, एंड अगर डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल हैज बीन एक्सपीरियंस। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हो जाती है। तो बोला था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से, तो दोनों गलत हैं, तो और बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, सो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू फ्रूट प्रोडक्शन। तो फ्रूट प्रोडक्शन की 2020-21 का डाटा इसमें पूछा गया था। अब इस पेपर में बहुत सारा एक दो क्वेश्चन और भी आगे, जैसे ये वाला ही क्वेश्चन इसके साथ ही लगा हुआ है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस का डाटा पूछा गया था, तो वो पूछा गया था 2021-22 का। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए फ्रूट प्रोडक्शन पूछी गई है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में आपकी गिवन होता है, जो पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में जितना फ्रूट प्रोडक्शन है, वेजिटेबल प्रोडक्शन है, वो सारा उसमें दिया होता है। जो हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, कितना है। तो लेकिन यहाँ पे अभी देखिए, अभी 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। ठीक है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर ये है, 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। उससे पहले 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है 20-21 की। ठीक है, तो 20-21 तो एक तरह से 3 साल ही पुराना हो गया। तो फ्रूट प्रोडक्शन की अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका किन्नौर जो है लोएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन किन्नौर में, किन्नौर के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद मंडी, और सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो शिमला में। तो अकॉर्डिंगली देखें तो असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया था, तो कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, तो 4-3-2-1, तो ऑप्शन डी जो है 4-3-2-1 दैट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। बट ये जो है आउटडेटेड क्वेश्चन था, तो आई डोंट नो व्हाई कमीशन आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन चलिए पूछा गया था तो इसका आंसर हमें देना पड़ना था, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि अकॉर्डिंग टू द पीएलएफएस सर्वे, तो बिल्कुल यही जो मैं अभी कह रहा था कि पीएलएफएस सर्वे के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हिमाचल की वो कितनी थी 2021-22 की अगर बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे अभी भी एक डाटा रिसेंटली पूछा गया था। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी हिमाचल की हाईएस्ट जो है कंट्री में देखी गई थी, तो वहीं से क्वेश्चन शायद डिराइव होकर पूछ लिया गया है कि 2021-22 में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। तो 21-22 में अगर देखें तो 4% के आसपास जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस टाइम पे थी। तो ऑप्शन बी दैट इज 4% शुड बी द राइट आंसर हियर। लेकिन ये भी आउटडेटेड क्वेश्चन था, वो काफी पुराना डाटा पूछ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार देखिए क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से पास नहीं होती है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको करवाने की जरूरत नहीं है। सतलज, ब्यास, रावी, तीन जो 5 मेजर रिवर्स हैं उसमें से 3 ये हैं, उसके अलावा यमुना और एक और चिनाब रिवर जो है 2 बचती हैं 5। तो झेलम जो है, झेलम जम्मू कश्मीर से फ्लो करती है, हिमाचल से नहीं करती। तो दैट वाज आई सपोज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू हैव बीन आस्क्ड इन दिस पेपर। नेक्स्ट अगर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द नाटी डांस वाज लिस्टेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द लार्जेस्ट फोक डांस इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, जो नाटी डांस है कुल्लू दशहरा में ये परफॉर्म किया गया था 2016 में। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह से इसने क्रिएट किया था। सो इट वाज लिस्टेड इन अ वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इट वाज परफॉर्म्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, सम 9-8 समथिंग, आई वाज नॉट एक्चुअली I don't have the exact data currently. तो 9-8
8998 सम दिस काइंड ऑफ दिस नंबर 8998 और ये नहीं शायद कुछ और था, ठीक है। तो इतनी वुमन ने जो है, चलिए जो भी था यहाँ पे वो पूछा नहीं है, इतनी वुमन ने जो है एक साथ नाटी जो थी वो परफॉर्म करी थी कुल्लू दशहरा में, एंड इट वाज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट टाइम, ठीक है। अभी भी एज द लार्जेस्ट फोक ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले देयर वाज अ some 2600 people performed this kind of local folk together, that was in Bolivia, तो उसको इसने ब्रेक किया था उस टाइम पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 अगर बात करें तो पहली स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। द कुल्लू नाटी डांस परफॉर्म्स इन दशहरा, इसी की बात करेगी, डिपिक्ट्स द स्टोरीज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज रासलीला विद द गोपीज। बिल्कुल सही बात है कि जो रासलीला थी और जो कृष्ण भगवान कृष्ण की जो स्टोरीज थी तो वो डिपिक्ट करती थी ये कुल्लू नाटी, तो बिल्कुल ये सही बात है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो आंसर होना चाहिए दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार, इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 began with the casting vote by the people of 1951-52 में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे भारत में, तो इनमें से कहां के लोगों ने सबसे पहले वोट किया था। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे चीनी एंड पांगी तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चीनी जो था उस टाइम पे महासू तहसील महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, ठीक है। चीनी कहा जाता था किन्नौर को, चीनी कहा जाता था किन्नौर को, एंड इट वाज पार्ट ऑफ किन्नौर। तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट थी नहीं, किन्नौर 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनती है, तो ये पार्ट था महासू का, ठीक है। और उसके अलावा पांगी तहसील, पांगी बिलोंग टू द चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो 4 ही डिस्ट्रिक्ट जो हम पढ़ते हैं 1948 में जिनसे मिलकर हिमाचल बना था, तो उसमें चंबा, महासू, मंडी और एक आपका सिरमौर, ठीक है। तो इनमें जो चीनी और पांगी तहसील थी महासू और चंबा डिस्ट्रिक्ट्स की, तो वहां पे सबसे पहले वोटिंग होगी थी, बिकॉज उस टाइम पे कनेक्टिविटी का जो इशू था, तो कनेक्टिविटी तो नहीं होती थी, अभी भी इन एरियाज में कनेक्टिविटी टफ है काफी ज्यादा। तो उस टाइम पे बर्फ पड़ जाती थी, तो बर्फ के टाइम पे कंप्लीटली क्या हो जाते थे, 6-8 महीने के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वोटिंग करा दी गई, मतलब नवंबर दिसंबर जिस टाइम बर्फ पड़ती है उससे जस्ट पहले जो है वोटिंग करा दी गई। तभी आपने एक नाम पढ़ा होगा श्याम सरन नेगी जी, श्याम सरन नेगी, इनको आजाद भारत के फर्स्ट वोटर कहा जाता है। ये कल्पा से बिलोंग करते थे जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये फर्स्ट वोटर किस तरह से थे, बिकॉज यहाँ पे इलेक्शंस जो थे वो थे पहले हो गए थे रेस्ट ऑफ द कंट्री से, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए होगा वो दैट शुड बी द राइट आंसर, तो चीनी एंड पांगी तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर एंड डेट हिमाचल प्रदेश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ चीफ कमिश्नरी एंड हाउ मेनी हिल स्टेट्स वर अरेंज्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अब 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट बना के उसको पूछ लिया गया है। तो पूछा गया कि इनमें से किस डेट पे हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस था उसको डिक्लेयर किया गया था। तो बिल्कुल आपको पता है कि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश फॉर्म किया गया, तो हिमाचल प्रदेश का जो टेरिटोरियल स्टेटस था वो क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो देखिए 15 अप्रैल 1948 एक ही ऑप्शन में है, 15 फरवरी, 18 फरवरी, 25 जनवरी, 15 नवंबर, बिल्कुल एक ही ऑप्शन में है। और 30 प्रिंसली स्टेट्स जो है वो 30 प्रिंसली स्टेट्स जो उनको मर्ज करके हिमाचल प्रदेश की जो 4 जिले थे, ठीक है, जो मैंने यहाँ बताया, चंबा, महासू, मंडी एंड देयर इज वन मोर सिरमौर, ठीक है, इनको मिलाया गया था। तो ऑप्शन ए दैट इज 15 अप्रैल 1948 बाय मर्जर ऑफ 30 प्रिंसली स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश को जो है एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर यहां पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 इज 2 स्टेटमेंट्स यहां पे दी हुई हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज हिमाचल प्रदेश असेंबली पास द पंचायती राज एक्ट 1994 व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 23 अप्रैल 1994। तो ये डेट ठीक है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें तो एज पर द सेक्शन 97D ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट इन हिमाचल प्रदेश, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हैज बीन प्रोवाइडेड एट द विलेज एंड ब्लॉक लेवल ओनली। तो सेक्शन डी 97D जो था पंचायती राज एक्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग एससी को जो है ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन है। तो इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ है, एससी नहीं, यहाँ पे एसटी है। शेड्यूल्ड ट्राइब को जो है रिजर्वेशन है एज पर द सेक्शन 97D ऑफ द पंचायती राज एक्ट, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट। तो इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली जो इसका आंसर होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है दैट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16।
तो 15 क्वेश्चन आपको हिमाचल जीके के पूछे गए थे, उसके अलावा जो 15 रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चन थे उसमें टोटल जीएस, जैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है और करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो सारे इस सेक्शन में गिवन है। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया, इनमें से कौन सा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है भारत में? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तीनों तो नहीं करते। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ जो है, ठीक है, तो इस तरह की जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं उसको कैलकुलेट कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, अगर आपने पढ़ा होता तो भी मुश्किल से होता ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान एक तो आउटडेटेड हो चुके हैं। 5 ईयर प्लान फिर भी चलिए हम पढ़ते हैं कि कौन सा 5 ईयर प्लान कब से कब तक था और कौन कौन सी मेजर हाइलाइट्स थी किस 5 ईयर प्लान की। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है 5 ईयर प्लान के। तो 2 लिस्ट गिवन है, देखिए। तो एक साइड 5 ईयर प्लान दिया गया, दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसका। तो 9th प्लान की अगर बात करें तो 9th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज दिस थर्ड, करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ। तो 9th प्लान जो है थर्ड। 10th प्लान की अगर बात करें तो 10th प्लान जो था 10th प्लान सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये तो नहीं है इंक्लूसिव ग्रोथ, ये तो लास्ट था 12th प्लान। 10th प्लान जो है इट इज हाई जीडीपी ग्रोथ, ठीक है ना, जीडीपी ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, दो जो है मेजर ऑब्जेक्टिव थे इसके, पॉवर्टी रिडक्शन और जीडीपी को हाई जीडीपी ग्रोथ ऑफ द जीडीपी। सो बी का फर्स्ट। थर्ड की अगर बात करें 11th प्लान की, तो 11th प्लान इज फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो 11th प्लान की ये जो है हाईलाइट थी या जो मेजर ऑब्जेक्टिव था। 12th प्लान की बात करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो आंसर होना चाहिए, तो ए का थर्ड अगर देखें तो ए का थर्ड 2 ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और सी का ए का थर्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसका आंसर होगा दैट विल बी आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। जो हमने यहाँ पे मैच किया इसको एक बार आप देख लेंगे, थोड़े से यहाँ पे इसका अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गया, तो एक बार आप इसको चेक कर लेंगे एग्जैक्टली हमने ये सही लगाया है या नहीं, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज number 18 is the permanent secretariat of SAARC is located in। तो सार्क की जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, तो सार्क आपको पता होना चाहिए पहले है क्या। तो सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो सार्क जो है इट इज 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, 8 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें भारत भी एक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, न्यू दिल्ली, ढाका, काठमांडू एंड कोलंबो। तो अगर सार्क की जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट की बात करें तो वो आपका नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज इन काठमांडू। तो ऑप्शन 3 शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो बिम्स्टेक जो है जो बे ऑफ बंगाल और उसके साथ लगती जो कंट्रीज है उनका एक जो रीजनल कॉपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए मल्टीपल सेक्टर्स में, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, मल्टीपल सेक्टर्स में उसको टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है सारी कंट्रीज के बीच में, तो उसको एक तरह से उसकी एक ग्रुपिंग है। तो इट इज अ 7 मेंबर ग्रुपिंग, 7 मेंबर्स है इसके, इंडिया इज वन ऑफ देम। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो भूटान, नेपाल, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ठीक है। तो थाईलैंड तो है मेंबर, नेपाल भी है इसका मेंबर, भूटान भी इसका मेंबर है, इंडोनेशिया एक यहाँ पे ऑप्शन है, तो इंडोनेशिया जो है नहीं है इसका मेंबर। इंडोनेशिया देखो एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, तो साउथ ईस्ट एशिया से बिम्स्टेक के 2 ही मेंबर है, एक म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है, और दूसरा आपका थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड एंड म्यांमार, दीज आर द 2 मेंबर्स फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। बाकी इसके साउथ एशियन कंट्रीज है जो बाकी की 5 मेंबर्स है, ठीक है जी। तो दिस शुड बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट अगर देखें दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 2 स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स बैंक, ठीक है, इज इन शंघाई चाइना। बिल्कुल, जो ब्रिक्स बैंक है उसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई में है, चाइना में। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान एंड इथियोपिया जॉइन द रैंक ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप इन 2023। बिल्कुल सही बात है, 2023 में इन सब कंट्रीज ने जो ब्रिक्स ग्रुप है उसको ज्वाइन करा है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में अगेन 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। करंट अफेयर की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो करंट अफेयर जिस तरह से पूछे गए थे, तो करंट अफेयर का लेवल काफी अच्छा था। 2 स्टेटमेंट गिवन थी, पर उसमें आपको मल्टीपल चीजें पूछ ली गई थी, और करंट अफेयर का लेवल आसान तो नहीं था बिल्कुल भी। ओवरऑल अभी पेपर का लेवल कैसा था उस पर भी लास्ट में बात करेंगे, इसको कर लेते हैं।
तो स्टेटमेंट 1 अगर देखें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई प्रोजेक्ट इज ऑफन कंसिडर्ड एज द 21st सेंचुरी सिल्क रोड मेड अप ऑफ अ बेल्ट रोड ओवरलैंड कॉरिडोर्स एंड मैरीटाइम रोड्स ऑफ शिपिंग लेन्स। ठीक है, तो बिल्कुल बीआरआई जो है एक चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें जो रोड कनेक्टिविटी है और जो शिपिंग लेन्स है, ठीक है ना, सी के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, ग्लोबल कनेक्टिविटी, उसको जो है अचीव करना। तो बीआरआई ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। 21st सेंचुरी सिल्क रोड बिल्कुल जो एंशिएंट सिल्क रोड था, तो इसको 21st सेंचुरी सिल्क रोड जो है वो कहा जाता था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें कि चाइना मैरीटाइम सिल्क रोड आल्सो पुशेस द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एट सी, बिल्कुल, तो चाइना का ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये क्या करता है, बेसिकली जो सी है उस पर भी चाइना की जो डोमिनेंस है उसको केटर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है इनिशिएट किया था चाइना ने। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए, इसको अगर हम देखें तो ये जीएस का ही पार्ट बन जाता है। बीआरआई क्योंकि करंट अफेयर तो अभी है ही, चला ही रहता है, जैसे अभी इटली ने बीआरआई को लेफ्ट किया, यूरोपियन ओनली यूरोपियन कंट्री, तो वो उस वजह से न्यूज में था, या उससे पहले बीआरआई जो है काफी साल से चला हुआ है, तो ये स्टैटिक एक तरह से जीएस का ही पार्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको वहां से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा पॉलिटी से पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियाज फेडरल पॉलिसी। भारत की जो फेडरल पॉलिटी है, सॉरी पॉलिसी बोल रहा हूं, इंडिया की जो फेडरल पॉलिटी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो फेडरलिज्म आपको पता है क्या होता है, फेडरल पॉलिटी भारत की, तो ऑप्शन ए इज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको फॉर अ टाइमिंग छोड़ देते हैं। सेकंड इज देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो फेडरल स्ट्रक्चर का तो वही मतलब होता है, फेडरल पॉलिटी या फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी की अगर बात करें तो देयर इज अ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, बिल्कुल AMMT जो 4 स्टेट्स हैं 6th शेड्यूल में, तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको 6th शेड्यूल के अंदर जो है रखा गया है, स्पेशल प्रोविजन जो उसके लिए हैं 4 स्टेट्स के लिए। तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे बचती है, दैट इज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो 2 लेवल जो है गवर्नमेंट के उसका मेंशन किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, उसकी यहाँ पे बात नहीं की गई है। तो दैट माइट बी द पॉसिबल रीजन दैट दिस शुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी ये 3 स्टेटमेंट सही है, तो फिर एक ही स्टेटमेंट जो हमारे पास बचती है दैट इज ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो इसमें देखिए, द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज टू बी द कांग्रेस ऑब्जेक्टिव इन 1927। बिल्कुल सही बात करी गई है कि लाहौर सेशन में जो है जो पूर्ण स्वराज था उसको जो है सुप्रीम टारगेट जो है कांग्रेस ने अपना बना लिया था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था इसमें लाहौर सेशन में। पूर्ण स्वराज जो है अल्टीमेट गोल जो है उसको मान लिया गया था। लेकिन एक जो इसमें गड़बड़ है दैट इज इन 1927 में नहीं, लाहौर सेशन 1921 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये भी पूछा गया था इससे बार बार कि इस सेशन को चेयर किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली वाज द चेयरमैन ऑफ दिस सेशन। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बाकी पूरा सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। डेट यहाँ पे गलत है, इट वाज नॉट 1927, इट वाज 1929। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1922 विद दांडी मार्च, बिल्कुल सही बात है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है दांडी मार्च के साथ जो है शुरू किया गया था, लेकिन 1922 में नहीं किया गया था, 1930 में किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है आपकी गलत हो जाती है। 1922 में तो उस टाइम पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, तो वो वापस लिया था फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने। तो 1922 जो है बिल्कुल गलत डेट है, यहाँ पे 1927 गलत डेट है। तो ये डेट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आप वैसे बड़ी जनरल स्टेटमेंट थी, आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट इनकरेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, शुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इज परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये भी आपने पढ़ा है, आसान क्वेश्चन है। परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था। एक तो ये चीज पहली पता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन 1789, लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल एंड बिहार इन 1793। तो बंगाल और बिहार में करा था बिल्कुल, 89 में नहीं 1793 में करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त जिसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, तो वो कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में, ऑप्शन ए दैट शुड बी द राइट आंसर, 1793 में इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
तो क्लॉडिया गोल्डिन रिसीव्ड नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। ये नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स का है इस साल का, जो उसकी बात की गई है, तो क्लॉडिया गोल्डिन जो है इनको ये नोबेल मिला था। तो आपसे पूछा गया है कि किस काम के लिए, क्या व्हाट वाज द वर्क ऑफ हर, कि जिसके लिए इनको ये अवार्ड जो है मिला। तो ऑप्शन ए की अगर बात करें कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन 19th सेंचुरी, इस पे। सेकंड अगर बात करें वुमेन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी रोल इन द लेबर मार्केट। थर्ड अगर देखें तो द फैक्टर्स लीडिंग टू इनकम एंड ह्यूमन पॉवर्टी अमंग वुमेन इन द लेबर मार्केट। एंड फोर्थ इज द जेंडर डिविजन इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है आपका, देखिए कि वुमेन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी रोल इन द लेबर मार्केट, इसके लिए जो इन्होंने, जो इनका काम था इसके ऊपर, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2023 जो है वो दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नोबेल प्राइज ऑब्वियसली हर साल करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 26 ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन लग रहा है। जी हाँ, करंट अफेयर का। तो द प्राइम मिनिस्टर इंडिया टेकेड विजन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया टेकेड विजन एम्स एट मेकिंग इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 इज होस्टेड इन दिल्ली। ठीक है, तो पहला है कि जो इंडिया टेकेड विजन है वो किससे रिलेट करता है? तो इट एम्स एट मेकिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, भारत में। तो पहली चीज की जो प्राइम मिनिस्टर टेकेड विजन है, दैट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड जो डेवलपमेंट है उनकी, उसके लिए भारत को एक ग्लोबल हब बनाना, उससे रिलेटेड है ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया टेकेड विजन। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है कि इंडिया को एक इनोवेशन, जो ये ग्लोबल इनोवेशन इकोनॉमी बनाना है, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। तो उसके लिए इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए। सेकंड स्टेटमेंट की जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, एक समिट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023, तो ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो डी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हैज नॉट बीन इनिशिएटेड बाय एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है भारत में, तो उनका जो है जो एक जो मेन पार्टी है एनडीए में, ठीक है, विच इज बीइंग लेड बाय नरेंद्र मोदी। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है उन्होंने नहीं इनिशिएट करी थी? ठीक है, तो देखिए 4 पॉलिसीज यहाँ पे गिवन है। स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया की बात करें 2016 में आया। अटल इनोवेशन मिशन, ये भी 2016 में आया। सेटिंग अप ऑफ नेशनल इनोवेशन काउंसिल, ठीक है, और आरकेबीवाई रफ्तार, तो ये वैसे तो इंट्रोड्यूस किया गया था 2007 में, पर ये जो रफ्तार वर्जन है इसका, इट इज 2019 में इसको भी क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। लेकिन एक जो है सेटिंग अप ऑफ नेशनल इनोवेशन काउंसिल, तो इसको 2010 में बनाया गया था। ठीक है, नेशनल इनोवेशन काउंसिल को तो 2010 में। ऑब्वियसली जो एनडीए गवर्नमेंट है वो 2014 में पावर में आई, और पिछले 10 साल से जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट है भारत में। तो 14 से पहले जो यूपीए अलायंस है, ठीक है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सबसे बड़ी पार्टी है, तो यूपीए की सरकार थी। तो 2010 में मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम पे नेशनल इनोवेशन काउंसिल वाज सेटअप। तो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए, दैट शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, in which country BAP Swaminarayan Mandir was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in February 2024? तो 4 ऑप्शन गिवन है, मालदीव्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कतर एंड ओमान। तो ऑप्शन बी यूएई, यूएई में जो है नरेंद्र मोदी ने ये स्वामीनारायण मंदिर जो है इसको इनोग्रेट किया अभी हाल में। तो ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये आसान क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, अमंग द इमर्जिंग जनरेटिव A1 टेक्नोलॉजीज, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज टू प्रोड्यूस फोटोज बेस्ड ऑन टेक्स्ट इनपुट? ठीक है, कि ये जो इमर्जिंग जनरेटिव A1 टेक्नोलॉजी टूल्स यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, ठीक है, तो इनमें से किस टूल का यूज जो है टेक्स्ट से रियलिस्टिक फोटो बनाने में जो है वो किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, तो चैट जीपीटी, डेली, जैस्पर एंड स्यूडोराइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा इसका, डेली, दैट शुड बी द राइट आंसर। डेली इज अ टेक्नोलॉजी थ्रू विच जो रियलिस्टिक फोटोज हैं दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बेस्ड अपॉन द टेक्स्ट इनपुट से ही। ठीक है, तो दिस वाज ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन जो था, तो व्हेन डिड द पार्लियामेंट पास द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 व्हिच एम्स टू प्रिवेंट द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स
in public examination in order to bring the greater transparency, fairness and credibility. Also, how many actions amount to using unfair means in the public examination? तो देखिए एक चीज है पहले एक बिल की बात की गई है यहाँ पे कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस जो चीटिंग करते हैं एग्जामिनेशन में या वो जो सारी चीजें हैं तो उसको एक लीगल जो है प्रोटेक्शन इस बिल के थ्रू मिलेगी। तो इसमें जो है पूछा गया है कि इसमें कितने एक्शंस जो हैं वो बताए गए हैं जो कि अनफेयर मींस जिनको डिक्लेयर किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन में। और दूसरी चीज पूछा गया है कि इसको पार्लियामेंट ने जो है कब पास किया, पार्लियामेंट ने इसको कब पास किया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं बताता हूं क्या दिक्कत थी। तो देखिए ये बिल जो है 5 फरवरी 2024 को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। 6 फरवरी को ये पास होता है लोकसभा में, 9 फरवरी को ये पास होता है राज्यसभा में। अब आप इसको याद रखेंगे 6 फरवरी को राज्यसभा, 6 फरवरी को लोकसभा में, 9 फरवरी को राज्यसभा में। तो यहां पे पूछा गया कि पार्लियामेंट ने कब इसको पास किया। तो पार्लियामेंट से पास होने का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों से जब पास हो जाता है बिल, तो 9 फरवरी यहां पे एक ही ऑप्शन है ऑब्वियसली। लेकिन अगर दूसरी चीज इसमें दो पार्ट में पूछा गया था कि इसमें पूछा गया था कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी, हाउ मेनी एक्शंस अमाउंट यूजिंग अनफेयर मींस इन द पब्लिक एग्जामिनेशन, कितने एक्शंस जो है डिक्लेयर किए गए हैं जिनको अनफेयर मींस माना गया है पब्लिक एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था जिसकी डेट सही थी 9 फरवरी 2024, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एक्शंस लिखे हैं वो 14 है। तो नंबर ऑफ एक्शंस जो थे वो 15 थे, पहली चीज। तो अब 15 एक्शंस वाला ऑप्शन देखें तो जो सी है उसमें दिया गया है कि एक्शंस कितने थे 15, लेकिन उसमें डेट लिखी गई है फरवरी 6, 2024। अब नाउ फरवरी 6, 2024 को लोकसभा से जो है इस बिल को पास किया गया था। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो मुझे लगता है वो ऑप्शन सी होना चाहिए कमीशन के आंसर की का, लेकिन इसका वेट करना पड़ेगा क्या आंसर अभी कमीशन देता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी वो मैंने आपको एड्रेस कर दी। तो डेट जो है वो ऑप्शन ए में सही है, लेकिन एक्शन जो है वो ऑप्शन सी में सही है, ठीक है जी। तो दैट्स द एंड। तो ये थे हमारा जो जीके पार्ट था जिसमें हिमाचल जीके, करंट अफेयर और जो दूसरे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस थे एक दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी गई थी। तो ये जो कंपलसरी पेपर आपका जो 2 पेपर की फॉर्म में जो अब जो क्लास 3 के एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उसका ये पहला ही पेपर था। तो पेपर का लेवल काफी अच्छा था इसका। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो आपको शायद एक्सपेक्टेड नहीं होंगे। जो लेवल था पेपर का वो कैसा था, थोड़ा सा मैं इसको मॉडरेट से टफ के बीच में रखूंगा फॉर अ पीजीटी एग्जामिनेशन, या जो एक क्वालिफाइंग पेपर नेचर का जो पेपर है उसके लिए। बट दिस इज हाउ द कमीशन गोज ऑन। हम कंप्लेन नहीं कर सकते इस पे कि ये पेपर टफ था या जैसा भी था। 35% जो है इसमें स्कोरिंग रेट थी, तो आई होप आपके इतने मार्क्स तो इसमें बन जाने चाहिए थे, बिकॉज करंट अफेयर, कुछ करंट अफेयर आसान थे, सम पार्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। जीके वाला जो स्टैटिक पार्ट था उसकी बात करें तो वो ठीक था। पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन दे वर इजी। हिमाचल जीके का थोड़ा सा इस बार हिमाचल जीके थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ लिया हुआ था, काफी इन डिटेल जो है चीजें पूछी हुई थी, और एक ही क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट देके, तो अलग अलग फैक्ट्स जो है वो आपको सारे पता होने चाहिए थे। तो दिस वाज आवर पेपर 1 एनालिसिस फॉर दिस पेपर। अभी नेक्स्ट जो पेपर है अभी 1-2 दिन में, शायद अभी 11 तारीख को या कभी कोई दूसरा पेपर है पीजीटी का, तो उसके एनालिसिस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।